हेलो एवरीवन। तो आज हमने सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी उसको स्टार्ट किया है। पहला टॉपिक कोशिका है। कोशिका को देखते हैं। सबसे पहले कोशिका दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दो भागों में बांट देते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अर्थ क्या है इनका? प्रोकैरियोटिक का अर्थ होता है अल्प विकसित, ठीक है, केंद्रक युक्त होते हैं। और यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो सुविकसित होती है और केंद्रक युक्त होता है। केंद्रक दोनों में अल्प विकसित केंद्रक युक्त जो होती है वो प्रोकैरियोटिक, और जो सुविकसित केंद्रक जिसमें उपस्थित होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया किस में आएगा? प्रोकैरियोटिक में। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब किस में आ जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। इसके अलावा सब किस में आ जाएगा? यूकैरियोटिक में। साइज देखते हैं। साइज 0.5 माइक्रोमीटर से कम प्रोकैरियोटिक का और 0.5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा यूकैरियोटिक का साइज होता है। सेल के ऊपर जो कैप्सूल होता है, आवरण होता है, वो बैक्टीरिया में नहीं होता है, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक बाकी बच गए उन सब में कैप्सूल होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में किसी में भी नहीं होता। यानी जो कैप्सूल होगा, आवरण होगा, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया में ही होते हैं, बाकी किसी में देखने को नहीं मिलता। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं होती, बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक है सब में सेल वॉल देखने को मिलेगी। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं मिलती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक में बात करें तो ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में ये पेक्टोसील से बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की होती है, बनती किसमें? प्रोकैरियोटिक में बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में ये अंतर्वलन से बनते हैं और वहीं यूकैरियोटिक में ये बहिर्वलन से बनते हैं। मीजोसोम किसमें? बैक्टीरिया में, और लिमोसोम किसमें? फंजाई में देखने को मिलती है। जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य में विभेदित नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में विभेदित नहीं होता। वहीं यूकैरियोटिक में जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में विभेदित होता है। झिल्ली युक्त कोशिका अंग। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, लेकिन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से हो गए? ये सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी अंतःप्रदावी जालिका, लाइसोसोम, परोक्सिसोम, ग्लाइकोजिसोम, ये सब क्या हो गया? झिल्ली युक्त कोशिकांग। और ये झिल्ली युक्त कोशिकांग सिर्फ यूकैरियोटिक में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। इससे आगे देखते हैं राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। 70S की दो इकाई होती 50S और 30S की, ठीक है। वहीं यूकैरियोटिक में जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो दो इकाई से मिलकर बना होता है, 60S और 40S से, ठीक है। S जिसको बोलते हैं शोल्डबर्ग यूनिट, ठीक है। तारक काय सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता। यूकैरियोटिक के सिर्फ निम्न पादप जंतुओं में मिलते हैं, उच्च पादपों में तारक काय नहीं मिलता। निम्न पादप में तो मिलते हैं, जंतुओं में सब में मिलता है, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये मिलता ही नहीं है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है? अल्प विकसित, और यूकैरियोटिक में कैसा होता है? सुविकसित, ठीक है। केंद्रक में जैसे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य, गुणसूत्र, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते, यूकैरियोटिक में ये सब उपस्थित होते हैं। DNA विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन
युक्त डीएनए नहीं होता, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में ज़रूर मिलती है। दोनों में द्विसूत्री डीएनए होता है। ये द्विसूत्री रेखीय या सर्पिलाकार होता है यूकैरियोटिक में। श्वसन स्थल इनका किस में होता है? प्रोकैरियोटिक का मीजोसोम व यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में और यूकैरियोटिक में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में असूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है और अर्धसूत्री भी होता है। जनन देखते हैं। जनन प्रोकैरियोटिक में कायिक और अलैंगिक प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक में कायिक, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार का देखने को मिलता है। मीजोकैरियोटिक सेल क्या होती है? मीजोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बीच का होता है, यानी मिश्रण होता है, जिसमें प्रोकैरियोटिक के लक्षण भी होते हैं और यूकैरियोटिक के लक्षण भी होते हैं, वो क्या हो गया? मीजोकैरियोटिक। अब इसमें प्रोकैरियोटिक के क्या हो गए? ये सब प्रोकैरियोटिक के लक्षण होते हैं इसमें, यानी डीएनए होगा विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये किसका हो गया? प्रोकैरियोटिक का। और बाकी इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होगी, केंद्रक द्रव्य भी होगा। तो ये सब किसका हो गया? यूकैरियोटिक के हो गए। तो इसमें मीजोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइनोफ्लैजिलेट, जो क्या है? एक एल्गी है। इसके बाद देखते हैं इनका बढ़ते हुए आकार में इनका क्रम देखते हैं। विरियन, विरियन से बड़ा होता है प्रियन, प्रियन से बड़ा साइज होता है वायरस का, उससे बड़ा होता है माइकोप्लाज्मा और उससे बड़ा क्या होता है? बैक्टीरिया। एक सवाल देखते हैं, सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? माइकोप्लाज्मा, वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंजाई? ऑप्शन के हिसाब से बताना है, तो ऑप्शन के हिसाब से वायरस सबसे छोटा जीवाणु हो जाएगा, सबसे छोटा जीव हो जाएगा। सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? यही चार ऑप्शन है। यदि इनमें से पूछते हैं कि सबसे छोटा है, इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो वायरस हो जाएगा। वहीं यदि सवाल इस तरीके से बनता है, सबसे छोटा जीव या सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। ये माइकोप्लाज्मा आ जाएगी। यही चार ऑप्शन है इसमें। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग सेल की, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती? नर्व सेल। सबसे छोटी पादप कोशिका की बात करें तो माइक्रोसिस्टिस पादप कोशिका, सबसे छोटी पादप कोशिका होती है माइक्रोसिस्टिस। सबसे बड़ी होती है एसिटाबुलेरिया और सबसे लंबी होती है बोहोमीरिया। पादप कोशिका की बात हो रही है यहाँ पे। आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर। ये अब तक ये टॉपिक हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल में क्या कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, एनिमल में कौन से पाए जाते हैं, कौन से एब्सेंट होते हैं, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कोशिका छिद्र। ये वर्ड याद रख लेना, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट कोशिका में होता है कोशिका छिद्र। ये कहाँ पाया जाएगा? प्लांट कोशिका में होता है। एनिमल सेल में ये देखने को नहीं मिलेगा। रिक्तिका, प्लांट कोशिका में बड़ी रिक्तिका स्पष्ट देखने को मिलती है। एनिमल सेल में या तो रिक्तिका होगी ही नहीं, एब्सेंट रहेगी, या फिर होगी तो बहुत छोटी साइज की रहेगी। केंद्रक स्थिति, प्लांट सेल में केंद्रक जो होता है वो परिधि पर होता है, परिधि के साइड होता है। वहीं एनिमल सेल में ये केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पादपों का लक्षण है, पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं मिलता है। लेकिन पादपों में भी इसकी बात करते हैं तो फंजाई में नहीं मिलता। जंतुओं की बात करें तो युगलिना में देखने को मिलता है। ओवरऑल देखते हैं तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता है।
इससे आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी कैसी होती है? प्लांट सेल में विस्तृत होती है, बिखरी हुई होती है और इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं। वहीं जंतु कोशिका में स्थानीयकृत यानी संगठित होती है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम निम्न पादपों में मिलता है और जंतुओं में मिलता है। सेंट्रोसोम उच्च पादपों में नहीं मिलता। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है। संचित खाद्य पदार्थ पादपों में स्टार्च के रूप में संचित रहता है और जंतुओं में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में ये ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहेगा। कोशिका द्रव्य विभाजन, पादप कोशिका में कोशिका पट के द्वारा विभाजन होगा, वहीं जंतु कोशिका में कोशिका खांच के द्वारा। कोशिका पट बनेगी अपकेंद्रीय विभाजन बोलते हैं और इनका अभिकेंद्रीय विभाजन होगा। इसके बाद स्टार्ट होती है प्लांट सेल। नई हेडिंग है प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगी, प्रोटोप्लास्ट और वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। सेल वॉल सबसे भारी भाग हो गया सेल मेम्ब्रेन से बाहर का। प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के अलावा, कोशिका भित्ति के अलावा जो शेष भाग बच गया वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या रहेगा? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग और कोशिका द्रव्य पदार्थ जितने भी रहेगा सब रहेगा। जैसे स्टोरेज जो पदार्थ होते हैं वो कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा। सिक्रेटरी जो पदार्थ है वो कौन से? एंजाइम, हार्मोन्स, उत्सर्जी गोंद, रेजिन, लेटेक्स, ये सभी कोशिका द्रव्य पदार्थ में आ जाएगा। इसके अलावा वैक्यूल्स 90% भाग रिक्तिका का होता है पादप कोशिका में। और रिक्तिका की जो बाहरी आवरण होता है वो होता है टोनोप्लास्ट। ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, टोनोप्लास्ट क्या है? रिक्तिका, पादप कोशिका में रिक्तिका का आवरण। रिक्तिका के अंदर रिक्तिका रस। वैक्यूल की सांद्रता साइटोप्लाज्म से अधिक। अभी हमने कोशिका अंग देखे हैं, तो कोशिका अंग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से कोशिका अंग है। कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं? एकल झिल्ली के कौन से और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन से हैं? तो याद रखना, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम और केंद्रिका पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम और केंद्रिका। ठीक है, एकल झिल्ली वाले देखते हैं लाइसोसोम, परोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम और स्फीरोसोम। ये सभी क्या है? एकल झिल्ली के हैं। वहीं दोहरी झिल्ली की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। मेन ये दो याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली के हैं। गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोहरी झिल्ली, लेकिन वर्तमान अध्ययन के हिसाब से इसको बताया जाता है कि ये एकल झिल्ली में आते हैं। मेन इसके दोहरी झिल्ली के डबल लेयर की याद रख लेना, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग जिस पर डबल लेयर देखने को मिलेगी। अब एक एक करके सभी कोशिकांग देखते हैं। सबसे पहले सेल वॉल के बारे में डिटेल से देखेंगे। सेल वॉल कोशिका का मृत आवरण होता है और कोशिका का बाह्य कंकाल बनाता है ये। ठीक है, कोशिका का मृत आवरण और बाह्य कंकाल होता है। अनुपस्थिति यानी सेल वॉल किस में नहीं मिलता? तो सेल वॉल नहीं मिलता माइकोप्लाज्मा में, एनिमल सेल में, पादप युग्मक कोशिका में सेल वॉल नहीं मिलती। उपस्थिति किस में पाई जाएगी? प्लांट कोशिकाओं में पाई जाती है, बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। मुख्यतः 3 प्रकार की होगी, मिडिल लेमिला, प्राइमरी वॉल लेयर और सेकेंडरी वॉल लेयर। 3 प्रकार की होगी, लेकिन इसके कुछ अपवाद देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में इनके अलावा ट्राइसरी वॉल लेयर भी देखने को मिलेगी।
ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर है, प्राइमरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर और टर्सरी वॉल लेयर। टर्सरी वॉल लेयर जिम्नोस्पर्म में, और इन दोनों इनके बीच में क्या होती है, मिडिल लेमिला, साझा भित्ति परत इसको बोलते हैं। मिडिल लेमिला एक कोशिकीय पादपों में नहीं मिलती, बहुकोशिकीय पादपों में ये सबसे बाहर की ओर देखने को मिलेगी। कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होगी, ये याद रख लेना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मिडिल लेमिला किससे बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। इनका निर्माण कब होगा, टीलोफेज अवस्था के अंत में। टीलोफेज अवस्था आ जाएगी, उसके अंत में मिडिल लैमिला बनेगी। कार्य होता है यांत्रिक दृढ़ता, और कोशिका द्रव्य को ये 2 भागों में बांटती है। उसके बाद आती है 1 डिग्री प्राइमरी वॉल लेयर। प्राइमरी वॉल लेयर प्रत्यास्थ होती है और एक स्तरीय होती है। कैसी होती है, एक स्तरीय देखने को मिलेगी। मिडिल लैमिला के ये अंदर होती है। प्राइमरी वॉल लेयर नाम सुनकर इसको बाहर मत कर देना, मिडिल लैमिला के ये अंदर होती है। एक बीजपत्री पादपों में सबसे बाहर होती है, क्योंकि मिडिल लैमिला उसमें नहीं होती। एक बीजपत्री पादपों मिडिल लैमिला नहीं होती, तो एक बीजपत्री पादपों में जो प्राइमरी वॉल लेयर होती है वो सबसे बाहर होती है। किसी प्रकार के पदार्थ का जमाव यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। कार्य दृढ़ता प्रदान करना। नवपादप की 1 डिग्री सेल वॉल में वृद्धि की क्षमता होती है। नवपादपों में प्राइमरी में वृद्धि की क्षमता होती है। उसके बाद करते हैं सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर त्रिस्तरीय होती है, 3 लेयर होती है सेकेंडरी में भी, और ये सेल्यूलोरिक होती है। 1 डिग्री के अंदर होगी। यहाँ पर लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरिन का जमाव देखने को मिलेगा। प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है। विभजोतक कोशिकाओं में ये नहीं मिलती, विभजोतक सेल में नहीं मिलेगी। कार्य दृढ़ता प्रदान करना ही है। ये सेल वॉल की स्ट्रक्चर होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, टूटे हुए कोशिकांग जो होते हैं टीलोफेज के अंत में फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण करते हैं, और उन पर कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जमा हो जाएगा और एक सेल प्लेट बना लेगा। अब केंद्रीय विभाजन से सेल प्लेट का निर्माण करेगा। ये सेल प्लेट बाद में मिडिल लैमिला के रूप में निर्मित हो जाएगी। परिपक्व फलों में मिडिल लैमिला गल जाती है, अतः लचीले होते हैं। ठीक है। भित्ति स्थूलन, सेकेंडरी वॉल लेयर पर पदार्थों का जमा हो जाता है तो वहाँ पर स्थूलन देखने को मिलता है। अब ये याद रख लेना, लिग्निनी भवन लिग्निन का निक्षेपण होगा, पैक्टिनी भवन पैक्टिन का, सुबेरिनीकरण में सुबेरिन का, क्यूटिनीकरण में क्यूटिन का, और श्लेष्मा भवन में श्लेष्मा का निक्षेपण देखने को मिलता है सेकेंडरी वॉल लेयर पे। तो लिग्निनी भवन, लिग्निफिकेशन, लिग्निन का जमाव वो किस में होगा, दृढ़ ऊतक में, स्क्लेरन कायमा जिसको बोलते हैं, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरन कायमा में अपारगम्य होती है। पैक्टिन का जमाव स्थूल कोणों तक कोलन कायमा में, ये पारगम्य होती है। पैक्टिन पारगम्य। सुबेरिन कॉर्क टिश्यू में अपारगम्य रहेगी। क्यूटिन वायव्य भागों में, ये भी अपारगम्य, और श्लेष्मा भवन जलीय पादपों में, और ये भी क्या होती है, अपारगम्य होती है। लिग्निन के जमाव के स्थूलन प्रतिरूप, लिग्निन के कारण ये विभिन्न प्रकार के स्थूलन हो जाते हैं। वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, जालिकावत, साधारण गर्तनुमा और परिवेशित गर्त। ये वलयाकार और सर्पिलाकार सरल होते हैं, प्राइमरी जाइलम और प्रोटोजाइलम में देखने को मिलते हैं, और बाकी सीढ़ीनुमा, जालिकावत, साधारण गर्तनुमा और परिवेशित गर्त जो होते हैं जटिल बोलते हैं इनको, और इस सेकेंडरी मेटाजाइलम में देखने को मिलेगा। क्यूटिन, क्यूटिकल उपत्वचा का निर्माण करती है, वायवीय भागों में मिलती है, भूमिगत भाग में नहीं मिलेगी। जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य। वाष्पोत्सर्जन कम, जल के लिए अपारगम्य होती है तो ये वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम, और आंतरिक भाग की क्या करती है, सुरक्षा कर देती है। क्यूटिन क्या करती है, आंतरिक भाग की सुरक्षा करेगी वाष्पोत्सर्जन कम करके। श्लेष्मा जल विरागी होती है, पादपों को गलाने से बचाती है।
मिनरलाइजेशन, खनिज पदार्थों का जमाव। लिथोसाइट क्या होती है? लिथोसाइट होती है खनिज क्रिस्टल युक्त कोशिका। सिस्टोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट के खनिज क्रिस्टल, फाइकस बरगद में मिलता है ये। रैफिड्स, कैल्शियम ऑक्जिलेट के सूच्याकार क्रिस्टल होते हैं, ये पिस्टिया और आइकोर्निया में मिलेगा। ड्रूसिस, ये भी कैल्शियम ऑक्जिलेट के होते हैं और गोलाकार अंडाकार होते हैं, ये बाल्सम में मिलेगा। सिलिका भवन घास, इक्विसिटम और डाइटम्स में मिलेगी। सिट्रिक एसिड नींबू संतरा में। ऑक्सैलिक एसिड पालक, कच्चे टमाटर, चीकू, खट्टी बूटी में। मैलिक एसिड सेव, चने की पत्तियों में। टार्टरिक एसिड इमली में मिलती है। ये थी सेल वॉल। अब सेल वॉल के ऊपर हमने निक्षेपण वगैरह सब कुछ देख लिया, सिलिका भवन, पैक्टिनी भवन, श्लेष्मा का निक्षेपण सब हमने देख लिया। उसके बाद आती है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा लेमा। कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा लेमा। शब्द कोशिका झिल्ली शब्द देने वाला कौन था? क्रेमर नगेली। और प्लाज्मा लेमा शब्द देने वाला था जेक्यू प्लाव। जेक्यू प्लाव। प्लाज्मा लेमा, जेक्यू प्लाव। जैविक आवरण लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की बनी होगी। अब इसके कई मॉडल हैं, जिनके ये मॉडल देने वाले कौन थे वो सब यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल किसका है? ओवरटोन का। लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल दिया ओवरटोन ने। सैंडविच मॉडल, त्रिस्तरीय मॉडल या पीएलपी मॉडल दिया था डैनियली एंड डेवसन ने। डैनियली एंड डेवसन ने दिया सैंडविच मॉडल। इसने ये बता रखा है प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन किस तरीके से लेयर होती है, त्रिस्तरीय होती है। दो प्रोटीन लेयर के बीच में लिपिड की लेयर होती है, इस तरीके से सैंडविच का रूप रखते हैं। आपको इतना याद रखना है कि सैंडविच मॉडल किसका है? डैनियली एंड डेवसन का। इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल किसका है? रॉबर्टसन का। झिल्लियाँ एक समान होती है। 75 एंगस्ट्रॉन की इसकी साइज होती है। जो कोशिका झिल्ली है उसकी मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉन की। किस तरीके से होगी? सबसे भारी प्रोटीन लेयर होगी 20 एंगस्ट्रॉन की। फिर ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है फॉस्फोलिपिड की 35 एंगस्ट्रॉन की। और फिर प्रोटीन लेयर, वापस से प्रोटीन लेयर आती है 20 एंगस्ट्रॉन की। तो ये टोटल 75 एंगस्ट्रॉन की सेल मेम्ब्रेन होती है। ये इकाई कला मॉडल में किसका है? रॉबर्टसन का। कोशिकांग झिल्लियों की मोटाई 60 से 75 एंगस्ट्रॉन और केंद्रक झिल्ली की मोटाई 75 से 80 एंगस्ट्रॉन। ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। इसके बाद आता है तरल मोज़ेक मॉडल, या इसको बोलते हैं तरल किरमिर नमूना। किसका है? सिंगर और निकोलसन का। तरल मोज़ेक मॉडल किसका है? सिंगर और निकोलसन का। इसने क्या बताया था? ये जो झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन से बनी होगी। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की इसमें मात्रा कितनी होगी? 60% इसमें प्रोटीन होती है, 40% के लगभग लिपिड होती है और ना के बराबर 0.1% के बराबर कार्बोहाइड्रेट होता है। मेनली ये लिपोप्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की बनी होगी। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से बताया इसने ये। इसमें एक सतही प्रोटीन होगी जिसको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं, बिल्कुल सतह पर रहती है। एक आंतरिक प्रोटीन होती है, ये अंदर की साइड में ये आंतरिक समाकलित प्रोटीन होती है जिसको आसानी से पृथक नहीं कर सकते। बाकी ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका जो शीर्ष होता है जल स्नेही होता है और जो पूंछ होती है वो जल विरागी होती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से और लिपिड से किस से जुड़ा होता है? जैसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये दो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अपारगम्य झिल्ली कोर्क कोशिका भित्ति कैसी होती है? अपारगम्य। पारगम्य होती है सामान्य कोशिका भित्ति पारगम्य, और सामान्य कोशिका जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या इसको बोलते हैं विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। एंडोसाइटोसिस
भोजन को कोशिका में अंदर लेने की क्रिया क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस। यदि ठोस पदार्थ लेते हैं तो इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस अंदर जाके फैगोसोम बनाएगी और उनके पाचन से बाद में अपशिष्ट जो होगा, अपशिष्टों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाएगी? एक्सोसाइटोसिस। वहीं पिनोसाइटोसिस पिनोसोम बनाएगा अंदर, और पाचन के बाद जो अपशिष्ट बाहर निकलेगा उसको भी क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। तो ठोस पदार्थों को अंदर प्रवेश करवाना फैगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा, और तरल पदार्थों को पिनोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे? एंडोसाइटोसिस। और पाचन के बाद जो बाहर निकलेगा उसको क्या बोल देंगे? एक्सोसाइटोसिस। कोशिका का चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको थोड़ा इस तरीके, और सिंपल है बिल्कुल, सब कुछ समझ में आ जाएगा रीडिंग लगाने से, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी ही करेंगे इस चैप्टर को। निष्क्रिय अभिगमन और सक्रिय अभिगमन में क्या अंतर है? निष्क्रिय अभिगमन जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी, सक्रिय अभिगमन में ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च होगी। निष्क्रिय अभिगमन कमी की ओर होगा और सक्रिय अभिगमन कमी और अधिकता दोनों ओर होगा। निष्क्रिय अभिगमन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, वहीं सक्रिय अभिगमन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर देखने को मिलता है। सोडियम पोटेशियम जो पंप है उसके द्वारा सक्रिय अभिगमन होगा। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दो कोशिकांग हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद देखते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य शब्द दिया था पुरकिंजे ने। सर्वप्रथम देखा किसने? कोर्टी ने। हेक्सले ने क्या कहा? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य गतियाँ, साइक्लोसिस, घूर्णन गति, जीव द्रव्य की जो घूर्णन गति है हाइड्रिला में मिलती है। परिभ्रमण गति ट्रेडेस्केंसिया में। ब्राउन गति, बाकी सब में ब्राउन गति मिलती है। मेनली जीव द्रव्य की जो गति होती है ब्राउन गति होती है, लेकिन हाइड्रिला में घूर्णन गति और ट्रेडेस्केंसिया में परिभ्रमण गति देखने को मिलेगी। उसके बाद ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये अंतःझिलिका तंत्र पूछा जाता है। अंतःझिलिका तंत्र में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? तो ये जो अंतःझिलिका तंत्र बनाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लयनकार, रसदानी, सभी एक दूसरे से जुड़कर अंतःझिलिका तंत्र बनाते हैं। ध्यान रखना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, हरित लवक इसके अंतर्गत नहीं आता, परोक्सीसोम इसमें नहीं आते। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लयनकार, रसदानी अंतःझिलिका तंत्र का निर्माण करते हैं।